नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 29 जनवरी 2021 को आया था। अब इसके बारे में पूरी डिटेल्ड समरी मैं देने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले यूनियन बजट 2021-22 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई सारे जो टारगेट इसमें सेट किए थे वो बजट में कर दिए हैं। समझ रहे बात आप? तो दोनों को मिला के देखना जरूरी है। जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी का पीसीएस आरओ और या फिर यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी यूपी का एग्जाम, जो जूनियर इंजीनियर है, जूनियर टीचर है, इन सब के लिए आपको एक तो ये इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो देख लीजिएगा, एक यूनियन बजट 2021-22 वाला वीडियो देख लीजिएगा और एक यूपी बजट वाला देख लीजिएगा। यूपी बजट वाले में पूरा प्री प्लस मेंस किया था मैंने, बजट वाले में भी पूरा प्री प्लस मेंस किया था। इसमें भी मैं आपको प्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले बताऊंगा और फिर जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेंस के लिए कीवर्ड आपको मिल जाएंगे वो आप इसमें देख लीजिएगा। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत मसाला मिलता है आपको मेंस के लिए, प्री के लिए भी बहुत मसाला है। सारा मैंने यहाँ पे अरेंज किया, बहुत टाइम लगा है, हालांकि मुझे आपके लिए वीडियो बिल्कुल फ्री रहेगा। पीडीएफ जो है अरेंज करके पेड ग्रुप में ये वाली तीनों भी दी जाएंगी, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट है, ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है ये, ठीक है। और इसके अलावा हम इन तीनों को मिला के कंपाइल करके 10 15 20 पन्ने का एक अलग से जो है पीडीएफ डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे, जिसपे सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट होंगे, ठीक। वो तीनों मिला के इकोनॉमी पापा वीडियो आएगा जल्द। अब इसमें देखिए, मैंने यहाँ पे प्री मेंस सब किया है, कोई फालतू कुकू मत करना, इंग्लिश हिंदी सब कुछ है। जहां जहां जो जो जरूरत पड़ी है वहां वहां वैसे वैसे किया है। कुछ हैंड रिटन नोट्स मैंने दे दिए हैं शुरू में, इसमें सारे फैक्ट ही फैक्ट कवर कर दिए हैं। प्री वाले लोगों के लिए सब जरूरी होगा। फिर ये जो आपके कई सारे फिगर आ रहे हैं, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में है, सब कुछ बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेंगे इकोनॉमिक सर्वे का, एटलीस्ट प्री में तो कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा और मेंस में आपके पास अच्छा खासा मटेरियल होगा, अच्छी खासी आपकी समझ डेवलप होगी। मैं ये चीज़ जो है आपको दावा करता हूं कि अगर आप हमारा यूनियन बजट का वीडियो देख लें, उसके बाद आप जो है जितने भी इंडिया में लोग क्विज बनाते हैं, टेस्ट सीरीज बनाते हैं, आप वो करेंगे तो आप फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे। यूपी बजट वाला एक बार देख लो, यूपी बजट से रिलेटेड कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी मॉक, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ये तीनों जो टॉपिक हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और यूपी, इन तीनों से मिला के यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में एटलीस्ट जो है 8-9 क्वेश्चन आने की जरूर संभावना है, क्योंकि इकोनॉमी में ज़्यादातर आता है करंट अफेयर, 90% करंट अफेयर आता है। यूपीएससी में भी आ सकता है, इससे यूपीएससी के लिए भी जरूरी है, सभी एग्जाम के लिए जरूरी है, वनडे और सबके लिए, मतलब टोटल मैं समरी बना रहा हूँ पूरी समझ के लिए, ठीक है। पहले इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट कुछ देख लेते हैं। पहली बात तो ये है, ये 2020-21 का होता है। इकोनॉमिक सर्वे में होता क्या है ये समझिए। मतलब कि इसका ये है कि जो पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, जो सरकार ने जहां जहां खर्चा किया, जैसे जैसे इकोनॉमिक नीतियां बनाई, उन सब का यहाँ लेखा जोखा है और आने वाले साल में क्या क्या करने के लिए यहाँ पे प्लानिंग करी है वो सब यहाँ पे बताया गया है, ठीक। हर बार इकोनॉमिक सर्वे की एक थीम होती है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की मेन थीम है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी में क्या है, मूलभूत विषय क्या है इसका, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। ये ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे को कौन प्रिपेयर करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर ये करता है, हर साल करता है, ठीक है, हर साल। ये क्या देखिए, रूल क्या होता है कि जब ये फाइनेंशियल अगर आता है यहाँ पे, सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, फिर बजट आता है, ठीक है, फिर बजट आता है, ठीक। और जनरली यही होता है, इकोनॉमिक सर्वे के दूसरे दिन होता है बजट। लेकिन इस बार क्या हुआ कि भैया, इस बार जब इकोनॉमिक सर्वे आया तो उसके फिर बाद जो है छुट्टी पड़ गई थी, तो इसलिए 1-2 दिन बाद आया था बजट, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आया था आपका 29 जनवरी को और बजट आया था 1 फरवरी को। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक। तो कुछ बेसिक फैक्ट और देख लेते हैं। ये मैंने बताया आपको कि एक पिछले वर्ष में जो भी अर्थव्यवस्था में हुआ है उसके बारे में क्या चुनौतियां रही, क्या क्या इन लोगों ने किया, सरकार ने क्या किया, किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब इसको देखिए, प्रिपेयर कौन करता है? जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, इनके गाइडेंस में ये प्रिपेयर किया जाता है। आर्थिक मामलों का विभाग होता है, वाणिज्य विभाग, उस वो करता है इसको, ठीक है। आमतौर पर ये बजट से पहले किया जाता है, एक दिन पहले, मतलब आज जैसे इकोनॉमिक सर्वे तो दूसरे दिन बजट। इस बार लेकिन क्या हुआ है, इस बार 1-2 दिन बाद हुआ है बजट इसके। और सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे आया था 1950-51 में, ठीक है। 1964 तक इसको
केंद्रीय बजट के साथ ही में प्रस्तुत किया जाता था, मतलब बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक साथ आता था 64 तक, फिर इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, एक चीज और है कि जो इसमें रिकमेंडेशन होती है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि गवर्नमेंट उसको मानने के लिए जो है बाध्य हो। अगर गवर्नमेंट का मन हुआ तो मानेगी, नहीं मन हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं मानेगी, ऐसा कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। ये एड्रेस है जो इसको जारी करता है, देख लीजिए, सारा मैंने उठाया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का इकोनॉमिक डिवीजन इसको बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये देखिए, ये आप देखेंगे तो हर बार ये जो फोटो वोटो ना, उसमें थीम होती है। देखिए इस बार जो हेल्थ वर्कर है हमारे, इसमें बताया भैया रिस्क क्या क्या, इकोनॉमी में रिस्क है, हेल्थ वाला रिस्क था, लाइव्स वाला रिस्क था, अपॉर्चुनिटी क्या थी, रिफॉर्म कर लो खूब सारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर कर लो, आत्मनिर्भर भारत कर लो, वैक्सीन ड्राइव चला लो, ये सब 29 जनवरी 2021 को आया है। 1951 से 64 तक ये बजट के साथ आता था, 64 के बाद ये एक दिन पहले बजट के कर दिया जाता था। लेकिन 2021 में ये कहानी उलट गई और ये 3 दिन पहले बजट के किया है। मतलब मान लीजिए अगर कोई आपको जनरलाइज स्टेटमेंट दे दें कि भैया इकोनॉमिक सर्वे तो हमेशा से बजट के एक दिन पहले आया था, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि 2021 में नहीं हुआ ऐसा। ये एक विकिपीडिया की पिक है, इसमें पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या इकोनॉमिक सर्वे में बताया है। हिंदी हिंदी सब में लिखा हुआ है, प्लीज टेंशन मत लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी वाली कुकू मत करिएगा, सारी सरल भाषा में समझा रहा हूँ, अगर आप सुन भी लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे 29 जनवरी को आया कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो CEA हैं हमारे, उन्होंने इसको मतलब उनके गाइडेंस में बना है। फाउंडेशनल थीम क्या थी, सेविंग लाइफ और लाइवलीहुड। इसमें कई सारे फैक्ट एक्चुअली 2-3 बार है, मैंने जानबूझ के रखे हैं ताकि अगर आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जब आप देखोगे तो निकलोगे जब, तो ऑलमोस्ट सारे फैक्ट आपके रटे होंगे, बिल्कुल हथेलियों उंगलियों की टिप्स पे होंगे, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तो वो आप ही के हित में है वो। ठीक है, और इसमें बोला है कि भैया हेल्थ क्राइसिस थी, इसको इकोनॉमिक और ये मतलब ये इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस में भी यहाँ पे बदल गई थी, इसीलिए हमको हर समय के लिए तैयार रहना चाहिए। कैसा इम्पैक्ट रहा, एक बेयर नेसेसिटी जो है इंडेक्स जारी किया कि भैया बुनियादी जो है कुछ कुछ जरूरी इसका मतलब है बुनियादी आवश्यकता सूचकांक, मतलब जो एकदम बेसिक जो सुविधाएं होती हैं वो सब चीज़ें। वी शेप्ड इकोनॉमी की रिकवरी, इसका मतलब ये देखिए बीच में इकोनॉमी रोक ही दी गई थी, तो एकदम से इसका जो है यहाँ पे कमजोर होने लगी इकोनॉमी। अब फिर से सारी इकोनॉमी चालू हुई है, तो फिर वो धीरे धीरे जो है फिर से रिकवर कर रही है, इसलिए वी शेप्ड आया है। वी शेप्ड क्यों आया है, कई सारे रीज़न है, वैक्सीन ड्राइव चलाई है, कई सारे GST के बिल बनाए हैं, गवर्नमेंट ने MSME की जो है डेफिनेशन बदली है, कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए, वो सब हम आपको देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको। मेंस GS पेपर 3 के लिए बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी। इसको आप एक बार PDF जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जो लोग पेड ग्रुप वाले हैं, प्लस जो लोग अगर नहीं है पेड ग्रुप में, वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट करके यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। इसने बताया कि भैया ओवर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में कुकू कुकू करते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर, और हर चीज़ में रेड टेपिज्म है, कोई भी चीज़ जो है एकदम स्मूथली पास नहीं होती है। इंडिया की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग में बताया है कि भैया जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं वो चीटिंग करती हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं, अगर वो लोग टॉप 5 इकोनॉमी में हो, उन लोगों ने डेप्ट वाला इनका सब बढ़िया हो, तो उन लोग को बढ़िया रैंकिंग देते हैं लोग रेटिंग, लेकिन हमको हमेशा जो है खराब देते हैं। अपने आप को चाइना से कंपेयर करके बताया है कि चाइना हो या इंडिया हो, हमारे साथ पक्षपात करता है, चीटिंग करते हैं ये लोग, ये वाली चीज़। इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया एक तरह से प्राइवेट वालों को कि भैया थोड़ा सा ज़्यादा R&D पे खर्चा करो आप लोग, उसके लिए ज़रूरी है। और GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग टॉप 50 में आ चुके हैं, 48 रैंक थी हमारी। आयुष्मान भारत योजना का पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट है, ये कंपेयर करके दिखाया है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल मतलब जिन लोगों ने जो आपका जन आरोग्य योजना है आयुष्मान भारत वाली, इसको एक्सेप्ट किया था और नहीं किया था, तो जिन लोगों ने नहीं किया था उनके हालात ख़राब हैं। ठीक है, मतलब कि भैया अगर यहाँ पे अगर आप कर लेते तो बढ़िया ही रहता है, ये कुल मिला के बात है। ठीक, और ये कई सारे चीज़ों इन्होंने कोट लिए हैं, महाभारत, रविन्द्रनाथ ठाकुर, और कई सारे कोट लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। वी शेप्ड रिकवरी यहाँ पे कैसे आएगी, एक प्रकार की आर्थिक मंदी थी और ये पुनर्बहाली, मतलब पहले ही इकोनॉमी गिरने लगी, फिर जो है पुनर्बहाली होने लगी, तो इसीलिए इसको वी शेप्ड बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, इसको ये जो है ये तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक स्थिति में त्वरित एवं निरंतर पुनर्बहाली के लिए प्रयोग किया जाता है। दिख रहा है ना, मतलब मान लीजिए जैसे इकोनॉमी का ऐसे ग्राफ बनता था हर बार।
ठीक है, 6 पॉइंट हुई, कभी 7 हुई, 4 हुई, ऐसे करके। लेकिन अब एकदम ही से निगेटिव चली गई इस बार, तो -7.7 चली गई। अब जब -7.7 चली गई तो फिर वो ऊपर आएगी, जब वो चलने लगी फिर से। सब बंद कर दिया था ना। अब देखिए इसमें ये है, कहा जा रहा है भैया अगले साल 2021 में अभी तक की सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी इंडिया की। लेकिन समस्या ये है कि जो है यहाँ पे आप समझिए कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि मान लीजिए पहले टोटल जीडीपी की वैल्यू थी, अगर जो डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर आप देखें सब मिला के जो है, मान लीजिए एक वैल्यू थी 100। ठीक, अब मान लीजिए ये 4% बढ़ी तो 104 हुई, 5% 6% बढ़ती तो 105 हो जाती। अब समस्या ये हुई कि 2020-21 में ये घट गई 7.7। तो अगर ये 7.7 घट गई तो ये हो गया 92.3। ठीक, 7.7 अगर ये घट गई तो 92.3, ये 7.7 घटने का उम्मीद है, अनुमान लगाया जा रहा है। ऊपर नीचे हो सकता है जब फाइनल डेटा आएगा, अभी यही है। तो इसका बेस घट गया एक्चुअली, समझ रहे हैं बात आप, कि अगर आपको मान लीजिए 1 किलोमीटर की दौड़ जीतनी है, ठीक है, अब आप जीत नहीं पा रहे हो तो आपने 1 किलोमीटर की बदली भैया 600 मीटर का वो कर दिया, खंबे को आगे बढ़ा दिया और अब फिर आप जल्दी से जीत गए। ये वाली बात है यहाँ पे। अब आपने बेस ही घटा दिया, तो ये यहाँ से अगर आप देखोगे तब 11% की है ये। अब मान लीजिए 11% भी हो गई तो 92.3 को अगर आप 11% से मतलब इसमें 11% और जोड़ दो तो इसमें यानी कि 1.11 आप इंटू कर दो तो ये कितनी आएगी, ये तो 102.4 ही आएगी ना। तो मतलब ये एक्चुअली जो थी इकोनॉमी उसी के आसपास है, जरा बहुत रिकवरी है। ठीक है, अगर उतनी भी आ जाए तब भी बढ़िया माना जा रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, ये मेन पॉइंट सर्वे के देख लिए, बहुत जरूरी है ये, शुरू में मैं बताना चाहूँगा। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको बताने हैं। भैया एग्रीकल्चर ने भोकाली परफॉर्मेंस किया है, मतलब कि भैया एग्रीकल्चर ठीक रहा, ग्रोथ हुई एटलीस्ट। मैन्युफैक्चरिंग और जो है ये कंस्ट्रक्शन हाउक के पेले गए, मतलब इनमें निगेटिव ग्रोथ हो गई। सिंपल बात हमें ये है, यूपी की कनपुरिया भाषा बोलता हूँ, किसी को मेरी भाषा बुरी लगी हो तो माफ़ी, लेकिन यूपी में लोग ऐसे ही बोलते हैं और हम भी ऐसे ही बोलेंगे। बाकी सब मैंने दिया हुआ है, सब इंग्लिश में, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, हिंदी में सब दिया हुआ है। वी शेप्ड रिकवरी, ज़्यादा वैक्सीनेशन से और रिकवरी आएगी। 2 वैक्सीन हमने लॉन्च करी थी, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। फिर सरकार ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर खूब किया है, खूब एसेट जो है बनाए हैं, एक्सपोर्ट खूब दबा के किया है। देखिए सिंपल बात वही है कि भैया जब इकोनॉमी पूरी गिरती जा रही थी, अब जीडीपी होता क्या है वो समझिए। कभी आपने अगर एनसीईआरटी की 12th क्लास वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक पढ़ी होगी, सेकंड चैप्टर में जीडीपी का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। मेजरली जीडीपी क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब ये प्राइवेट कंजम्पशन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्लस गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर। अब आप ये समझिए कि कंजम्पशन तो हो ही नहीं रहा है प्राइवेट का, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी एकदम ठप हो गया था। तो अगर जीडीपी को कुछ बचा के थोड़ा बहुत रखना है वरना कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। वही भैया जो है सरकार ने करने की कोशिश की और सरकार ने खूब खर्चा किया है, खूब मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनवा दिए बहुत सारे, खूब सारे एसेट क्रिएट करे हैं, कह रहे हैं एक्सपोर्ट भी खूब दबा के किया है ताकि जीडीपी थोड़ा बहुत जो है बची रहे। हालांकि -7.7 हो जाएगी, लेकिन कह रहे हैं कि अगर ये ना करते तो और गिर सकती थी, समझ रहे हैं। तो हम और पिल सकते थे, हम और गिर सकते थे। पिलना कोई अब्यूजिव वर्ड नहीं होता है, यूपी में नॉर्मली इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है, स्लैंग है बिल्कुल, कोई गाली नहीं है प्लीज़। लेकिन सरकार ने बचा लिया, समझ रहे हैं, सरकार ने बचा लिया, क्योंकि जीडीपी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी दोनों कम हो रहे थे, सरकार ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। करंट अकाउंट सरप्लस होगा इस बार 17 सालों के बाद, होए होए, क्योंकि हमने इम्पोर्ट ही कम कर दिया। आप करंट अकाउंट का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब इम्पोर्ट ही कम हो गया, एक्सपोर्ट तो हो रहा है थोड़ा बहुत, एक्सपोर्ट को प्रमोशन कर रहा है गवर्नमेंट, तो भैया सरप्लस आ ही जाएगा, वरना हमेशा डेफिसिट रहता था। तो 17 साल बाद करंट अकाउंट जो है सरप्लस होगा 2020-21 में, ये फैक्ट आप रट लीजिएगा इसको, ठीक। सर्वे ने बोला है कि भैया काउंटर साइक्लिक पॉलिसी अपनाई। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए जब इकोनॉमी कमज़ोर हो रही हो, ठीक है, जब कमज़ोर हो रही होगी इकोनॉमी तो सरकार और नहीं पेलेगी। मतलब ये नहीं कि सरकार टैक्स उस समय बढ़ा दे, तब टैक्स कम कर दिए जाएंगे, ठीक है, तब टैक्स को कम कर दिया जाएगा कि थोड़ा सपोर्ट मिले, लोग थोड़ा खर्चा करें, और खर्चा जो सरकार का है वो और बढ़ा दिया जाएगा। ये समझिए आप बात, अगर इकोनॉमी जो है कमज़ोर है तो टैक्स को घटा दो और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, और अगर इकोनॉमी फिर से रिकवर करने लगे तो टैक्स को फिर से बढ़ा दो और एक्सपेंडिचर को कमज़ोर कर दो कि भैया आप अपने आप करो।
ये होती है काउंटर साइक्लिक पॉलिसी। इसका हिंदी वर्जन भी आगे लिखा हुआ है, हिंदी हिंदी में लिखा हुआ है। अभी मुझे समझाना है मेनली, इसलिए मैंने यहाँ पे समझने वाली भाषा में लिखा है। इंडिया जो है इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 50 में आ चुका है। प्राइवेट सेक्टर को और पैसा लगाना पड़ेगा R&D में। गवर्नमेंट का पिछले साल का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था 2.01 लाख करोड़ था, लेकिन ये अचीव जो है 15,220 करोड़ के आसपास कर पाए थे। अभी शायद 20,000 करोड़ के आसपास हो गया होगा। प्राइवेट ट्रेन आने वाली 2023-24 से। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभरा है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर उभरा है ये बांग्लादेश बन के। तो अब ये हालात दिन आ गए हैं हमारे। समझ लीजिए इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि हमको बांग्लादेश से सीख लेनी चाहिए। हालांकि ऐसा सीख लेने में कोई बुराई नहीं, मतलब जो है अगर आप देखेंगे बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो है, इसका ग्रोथ क्यूमुलेटिव कितना रहा है 8.6%, और इंडिया का रहा है 0.9%, और वर्ल्ड का रहा है 0.4%। ठीक है, PLI स्कीम से इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनेगा। सर्वे ने बोला है कि इन्फ्लेशन यार बढ़ता जा रहा है, तो अब क्या समस्या, कहीं ना कहीं जो इसका इल्जाम डाला जाए। ट्रू पिक्चर अगर देखनी है आपको इन्फ्लेशन की, तो फूड आइटम ही सब इतना घुसा हुआ है उसमें, फूड आइटम का वेटेज ज़्यादा है, और बेस ईयर 2011-12 का रखे हो, तो ये बेस ईयर भैया इसको दुरुस्त करो, आज की रियलिटी में लाओ और इसका वेटेज चेंज करो। हर चीज़ जो इन्फ्लेशन होता है फूड ही से नहीं होता है। स्टॉक मार्केट औकात से ज़्यादा बढ़ गया, ये सर्वे ने बोला है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे वर्डों का यूज़ किया है। आपको समझाना जरूरी है ये सब। अब ये कुछ मैं फैक्ट लिख के लाया हूँ, इसको एज इट इज़ रट लेना, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुकू पुपू करने की जरूरत नहीं है, सब चेक कर लिया गया है। कोई चीज़ लगेगी, अगर कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा जरूर, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैंने सारा फैक्ट एकदम गवर्नमेंट साइट से, इकोनॉमिक सर्वे से किया है। इंटेंस लॉकडाउन तब लगा था इंडिया में जब सिर्फ 100 कंफर्म्ड केसेस थे। देखिए GDP GVA ये बार बार शब्द कुकू करेंगे, इसीलिए मैंने सब लिख दिया है। GDP Q1 में -23.9 जो है परसेंट ग्रोथ हुई थी, यानी कि करीबन 24% घट गई थी Q1 में। 3-3 महीने का क्वार्टर होता है, ये वो क्वार्टर नहीं जो आप लोग में से कुछ लोग लेते हैं, वो क्वार्टर अलग है, ये क्वार्टर अलग है, समझ रहे हो। ज़्यादा फालतू में ना हंसिए, ये क्वार्टर अपना वो वाला अलग रखिए, ये अलग है। तो GDP का जो Q1 है उसमें 24% GDP घटी, Q2 में 7.5% घटी, और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 7.7% GDP घटेगी, ऐसा अनुमान है। 2021-22 में 11% बढ़ेगी। अभी मैंने बताया था कैलकुलेशन करके कैसे, क्या हिसाब किताब है। हाफ मतलब जो है, हाफ मतलब कि 6 महीने वाला हाफ, वो वाला हाफ नहीं यार, अद्धा नहीं, ये वाला हाफ जो गवर्नमेंट GDP का। इसमें अगर आप देखेंगे तो साल के 6 महीनों में पहले हाफ में 15.7% घटी, और दूसरे हाफ में 0.1 घटी है। मतलब ये रिकवरी देखिए कितनी तेजी से हो रही है। अब हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व आ गया है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, कि हम 18 महीने का इंपोर्ट कर सकते हैं क्रूड ऑयल। मतलब काफ़ी पैसा है अपने पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करीबन जो है 580 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है, और फॉरेक्स रिजर्व के मामले में हम चौथे पांचवें नंबर पे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन मेनली फूड प्राइसेस की वजह से रहा है 2020-21 में। मैंने बताया आपको, सर्वे गुस्सा गया है और कह रहा है कि फूड वाला जो है वेटेज आपको थोड़ा सा घटाइए, या फिर इसको एडजस्ट करिए और इसका बेस ईयर बढ़ाओ, यार बेस ईयर चेंज करो। WHO ने कोविड को पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया? 11 मार्च 2020। रट लो इसको, ये आ सकता है डायरेक्टली। 3T स्ट्रेटजी क्या थी कोविड की, जो इंडिया ने अपनाई? टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट। अब ये ध्यान से नोट कर लो, फिर से लिख दिया है भैया, ये वाला प्लीज समझ लीजिए और लिख लीजिए, रट लो। रियल जीडीपी 2020-21 में, ये 20-21 है, में से -7.7% थी, मतलब कि 7.7% घटी। और 19-20 में कितनी थी ये? 4.2% थी। ठीक है, +4.2% थी। जीवीए की बात करेंगे तो 2019-20 में थी 3.9%। समझ रहे हैं, ये 4.2% थी रियल जीडीपी, और ये 3.9%। और 2020-21 में जो रियल जीवीए होगा, ये होगा -7.2%। समझ रहे हैं बात आप? ये चीज़ है, इसको रट लीजिएगा। जीवीए जीडीपी में बड़ा कंफ्यूजन होगा, जनरली जीडीपी ही यूज करते हैं एग्जाम में जो आता है वैसे। तो रियल जीडीपी कितना हुआ? हाफ वन में 15.7% घटी, हाफ टू में सिर्फ 0.1% घटी। जीवीए हाफ वन में कितना घटा है? -14.9%, और हाफ टू में ये प्लस में हो गया था, +0.3%। जीवीए और जीडीपी में अंतर है, ये बड़ा जो है डिफरेंस है। बेसिक किसी और में वीडियो में रहूँगा, मतलब
पूरे कॉन्सेप्ट समझाने लगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। कुल मिला के जीडीपी 2020-21 में 7.7% घटी है, 2021-22 में 11% बढ़ेगी ये, ठीक है। और रियल जीडीपी बढ़ेगी। नॉमिनल जीडीपी 2021-22 में कितनी बढ़ेगी? 15.4%। यही है डेटा, मैं मिला चुका हूँ, कंफ्यूज मत हो, यही है 2020-21 की। ये देखो, ये तीन जो चीज़ें लिखी फाइनली इसको रट लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने बता दिया, जितना याद रहे उतना बढ़िया है। 2020-21 में जीडीपी 7.7% घटी, 2021-22 में 11% बढ़ेगी, और जो है नॉमिनल 2021-22 में 15.4% बढ़ेगी। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 21.6% है। समझ रहे हैं कितना हमारा एक्सटर्नल डेट है? $556 बिलियन है। सितंबर 2020 एंड में ये कैलकुलेट किया गया था, न्यूज़ आई थी उसी का ये। देखिए, जो हमारा एक्सटर्नल डेट है, इसका ये फिगर रट लीजिएगा, 21.6% है ये जीडीपी का। अभी डेट के सारे फिगर बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, ज़्यादा कुकू नहीं, आप समझिए इसको। एक्सटर्नल डेट में सबसे बड़ा कंपोनेंट है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सटर्नल डेट का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा है? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी। और ये सबसे ज़्यादा किस में लिया जाता है? यूएस डॉलर में। करीबन 77% जो एक्सटर्नल डेट है हमारा, वो यूएस डॉलर में है, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है 16% है। 43% जो है इसकी वर्क फोर्स में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, पीएलएफएस 2018-19 के हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और है, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बदल गया है भैया, अपडेट कर लो। 2020 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो चुका है चाइना, यूएस नहीं है, ठीक है, फालतू में वहाँ पर ना लिखाना। चाइना हो चुका है, कर चुका हूँ चेक, हर जगह से चेक कर चुका हूँ। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 13 मार्च 2021 को, तो भैया ये यहाँ तक का एडिट है, इसके बाद कोई चीज़ अपडेट हो जाए तो बात अलग है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर 2020 में चाइना हो चुका है। $77.7 बिलियन हुआ है हमारा जो है ट्रेड। ये इसलिए हुआ, देखिए चाइना तो अगल बगल है जो है, और यूएस इतनी दूर है, तो कोविड में कई सारे रिस्ट्रिक्शन लग गए थे, इसलिए यूएस में थोड़ा सा पीछे हो गया। चाइना से हमने इंपोर्ट किया है $58.7 का, और एक्सपोर्ट किया है सिर्फ $19 का। सरकार को इसके बारे में बहुत सख्ती से कदम उठाने की ज़रूरत है, सिर्फ ये बोलने से नहीं कि भैया हम यहाँ पे आत्मनिर्भर बन रहे हैं और चाइना हमारे हित में नहीं है। अरे करके भी दिखाओ यार कुछ। तो नंबर 1 पे चाइना है ट्रेडिंग पार्टनर में इंडिया का। नंबर 2 पे यूएसए हो गया है $75.9 बिलियन के साथ। नंबर 3 पे यूएई हो गया है, ये याद रखिएगा जो अभी बताया है। बाकी इसका एग्जैक्ट डेटा अभी आगे देखेंगे ना सब। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी यानी कि सबसे ज़्यादा डायस्पोरा यानी कि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट इंडिया के हैं। रट लेना भैया, एकदम एकदम खोज खोज के लाया हूँ, छांट छांट के, कोई नहीं बताएगा। अब इन्हीं में से कुछ यूट्यूबर जो है यहाँ पे फैक्ट फैक्ट वीडियो के बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और बाकी जिनको यहाँ पे जो है अपने व्यूज लेने के लिए हमारी बुराई करनी, तो उसमें आप वो बुराई भी कर सकते हैं कि अरे यार वो तो अपनी हैंड रिटन वाली में देता है, फिर भी पेट को चला देता है। खैर, इंडिया में सबसे ज़्यादा किस देश में, इंडिया के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किस देश में जाते हैं? सबसे ज़्यादा जाते हैं यूएई में। रट लेना इसको, नंबर 1 पे यूएई, नंबर 2 पे यूएस, नंबर 3 पे सऊदी अरबिया। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग जाते हैं, मतलब पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं लोग? तो वो जाते हैं यूएसए में। नंबर 1 पे वो है पूरी दुनिया में 18%, 51 मिलियन लोग वहीं जाते हैं पूरी दुनिया से घूम फिर के, खुदक इधर उधर से फुदक के सब यूएस में जाते हैं, कुछ जाते हैं। नंबर 2 पे जर्मनी है। नंबर 3 पे है आपका सऊदी अरबिया। नंबर 4 पे रशिया है। ये तीनों भैया देख लेना, सबसे ज़्यादा प्रवासी, सबसे ज़्यादा डायस्पोरा, सबसे ज़्यादा माइग्रेंट का किसके हैं? इंडिया के हैं। इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? यूएई में जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं? यूएसए में जाते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये चीज़ है, ठीक। कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा भैया ये बिल्कुल निचोड़ के लाया हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे इकोनॉमिक सर्वे के मैं एकदम निचोड़ के लाया हूँ ये फैक्ट, देख लो इसको ध्यान से। देखिए, ये पहली बात तो वही, फिर से मैंने फैक्ट बताया आपको, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2020-21 में -7.7% है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है ये। 2021-22 में 11% है। क्यों है, कैसे है, वो सब मैंने आपको समझा दिया, हिसाब किताब गणित। कोविड 2019 में सबसे ज़्यादा मामले इंडिया में सितंबर 2020 में आए थे। ये फैक्ट पूछा सकता है, इसलिए मैंने वन लाइनर टाइप में आप दिया है। ये जो लोग यूट्यूबर सुन रहे हो यहाँ पे वीडियो बना लीजिएगा यार, रेफरेंस जरूर दे देना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान प्रकाश मिश्रा वाले, कानपुर वाले, ठीक है। बाकी तो अगर आप नहीं दोगे तो फिर हम का उखाड़ लेंगे आपका। जीडीपी में भारत की रैंक इस समय नॉमिनल जीडीपी में 6th है, इस समय यही 6th है, 5th नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कुकू कुकू नहीं, सब चेक कर चुका हूँ।
पीपीपी में हमारी रैंक थर्ड है। पर कैपिटा इनकम में जो भारत में हाईएस्ट गोवा की है, और सबसे ज़्यादा पावर्टी इंडिया में है छत्तीसगढ़ की। 2011 का डेटा है, तब से गवर्नमेंट ने अपडेट ही नहीं किया है, तो हम क्या करें। रेमिटेंस में इंडिया नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में, यानी कि जो भारत से लोग जाते हैं। अब देखिए, जब इंडिया डायस्पोरा के मामले में नंबर 1 पे है, तो जितने हमारे लोग गए सब ने पैसा भेजा, तो हम इसीलिए रेमिटेंस में नंबर 1 पे हो गए। समझ रहे हो बात आपकी नहीं। 2020 में करीबन $76 बिलियन आने की संभावना है। पिछली बार $83 बिलियन था, थोड़ा कम है। 17 साल बाद इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में करंट अकाउंट सरप्लस रहेगा। होए होए, पार्टी कर लो। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का हो चुका है चाइना, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे यूएई। सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम क्या करते हैं प्रोडक्ट में, पेट्रोलियम क्रूड, और नंबर 2 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नंबर 3 पे गोल्ड। एक्सपोर्ट क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल, और थर्ड नंबर पे पर्ल प्रीशियस स्टोन है। अच्छा, ये बताएगा कोई कि भैया ये जो है, ये टॉप 10 इंपोर्ट में नंबर 1 पे ये पेट्रोलियम क्रूड लिखा है, नंबर 2 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट लिखा है। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है ये। और एक्सपोर्ट में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और नंबर 1 पे, ये कैसे बताओ। ये गणित समझ में आई किसी को कि नहीं? ना समझ में आई तो बताइएगा, बाद में मैं स्टेटमेंट में बता दूंगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हमारे टॉप 10 इंपोर्ट सोर्सेज क्या क्या है। हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? चाइना से, फिर यूएसए से, फिर यूएई से, ठीक है, फिर हांगकांग, फिर सऊदी अरेबिया। हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं? डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ पे भेजते हैं हम एक्सपोर्ट अपना। तो वो नंबर 1 पे कौन सा है आपका? नंबर 1 पे यूएसए, फिर चाइना, फिर यूएई, फिर हांगकांग, सिंगापुर। भारत ने 18 साल बाद किस महीने में ट्रेड सरप्लस रजिस्टर किया? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो किस महीने में किया? जून 2020 में। रट लेना इसको। कौनो ना बताई और एग्जाम में डायरेक्टली आई, तब आपको हमारी याद आई, ठीक। इसको ये देखो, ये फिर जो डेट की बात करें, यानी कि कर्ज की बात करें, सारा डेटा